Class 8, as you know that, as I told you, the establishment of company power, मैंने आपको बताया in this chapter कि किस तरीके से बाकी जो देश थे, यूरोप के जो विकसित देश थे, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, उन्होंने किस तरीके से एशिया और अफ्रीका के कमज़ोर देशों पर अपना स्थायित्व, अपना जो कब्ज़ा अपने आप को काबिज़ किया, उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन पर कब्ज़ा किया, ठीक है, और फिर अपना व्यापार बढ़ाया और अपने देश की प्रगति की। तो ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा था और आपको समझाया था। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी द डाउट सेक्शन। अलॉन्ग विद दिस आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट कि किस तरीके से, किस तरह से लुक हियर, फ्रेंच और इंग्लैंड जो ब्रिटिशर्स थे, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में ट्रेड वॉर्स हुआ करती थी, ठीक है। 1746 से लेकर 1763 तक जो ट्रेड वॉर्स हुई उनके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। द ब्रिटिश वर अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव वाइल जोसेफ ड्यूप्लेक्स लेड द फ्रेंच। और जो लड़ाइयाँ हुई जिन्हें कर्नेटिक वॉर के नाम से भी जाना जाता है, उन लड़ाइयों में जो ब्रिटिशर्स थे उनका कमांडर थे रॉबर्ट क्लाइव और जो फ्रेंच थे उनके कमांडर थे जोसेफ ड्यूप्लेक्स। सो नाउ लुक, the rulers of Hyderabad, Carnatic and Mysore were in constant conflict with each other. The French and the British took advantage of this situation and allied themselves with rival factions. तो जैसा कि मैंने बताया, ब्रिटिश और ब्रिटिशर्स की हमेशा से एक पॉलिसी रही है, ना सिर्फ ब्रिटिशर्स की, भारत पे पिछले 1000 सालों में जितने भी इन्वेडर्स आए, जितने भी आक्रमणकारी आए, उन्होंने भारत की एक खामी का बखूबी फ़ायदा उठाया। वो खामी क्या थी? वो खामी थी कि हम लोग कभी एक यूनाइट देश के रूप में थे ही नहीं, हम लोग भारतीय थे ही नहीं। हम लोग या तो किसी रजवाड़ों में बटे हुए थे, कास्ट, जातियाँ, रिलीजन में बटे हुए थे। कई सारे राजा थे और वो राजा अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए हमेशा लड़ा करते थे। तो ऐसा ही एक साम्राज्य हैदराबाद का था। कर्नाटक और मैसूर के जो राजघराने थे वो अक्सर आपस में लड़ा करते थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट लगा रहता था। तो जो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने क्या किया, फ्रेंच ने एक पक्ष का साथ ले लिया, ब्रिटिशर्स ने दूसरे को साथ दे दिया, और दोनों ने क्या किया, उनकी लड़ाइयों के बीच में अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास किया, बेसिकली अपना काम निकालने का प्रयास किया। द फ्रेंच suffered a setback in all the three wars and were allowed to retain only 2 trading posts in Pondicherry and Chandarnagar. However, they were not allowed to fortify these places. तो यहाँ बात हो रही है कि जो इन लड़ाइयों में जो फ्रेंच थे पूरी तरह से हार गए, फ्रांस हार गया, फ्रांस नहीं लड़ पाया। और उसकी वजह से हुआ क्या, उसकी वजह से जब ये तीनों लड़ाइयाँ फ्रांस बुरी तरह से हार गया तो उसे पांडिचेरी और चंद्रनगर तक ही समेट दिया गया, ठीक है, और केवल पांडिचेरी और चंद्रनगर में ही वो व्यापार कर सकता था। हाउएवर दे वर नॉट अलाउड टू फोर्टिफाई दिस प्लेसेस। हालांकि इन जगहों पर भी वो किलेबंदी नहीं कर सकता था, अपने किले वगैरह नहीं बना सकता था और परमानेंट कोई ऑफिसेज नहीं बना सकता था, उसको उसके लिए ब्रिटिशर्स से इजाज़त लेनी पड़ती थी। ये जो आप नक्शा देख रहे हो ना, ये 1751 के समय का है। तो आप देख सकते हो किस तरह से भारत बटा हुआ था। कहीं हैदराबाद में देखिए निज़ाम डोमिनेशन है, आप थोड़ा ऊपर आइए नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाइए तो देखिए राजपूत्स हैं, कहीं जाट्स हैं। तो आप देखिए कि भारत कितने राजघरानों में बटा हुआ है। नाउ लुक, फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स। अभी ट्रेडर्स टू रूलर्स की बात क्या है, देखिए, वी सॉ दैट ब्रिटिशर्स भारत आए ट्रेडर के रूप में, व्यापारी के रूप में, और भारत के शासक बन गए। यही तो बता रहा है ट्रेडर्स टू रूलर्स। ट्रेडर्स टू रूलर्स का मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स जो आए थे वो शासक के रूप में, सॉरी व्यापारी के रूप में, लेकिन बन गए भारत के शासक। ऐसा कैसे हुआ? सो मैं ये पैराग्राफ पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ। वी सॉ दैट द ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया एज ट्रेडर्स एंड दे वर सून अमेजिंग more wealth and they had ever imagined, but the immense wealth of the land and their victories
over the other European trading companies made them greedy for more. They now sought to colonize India. The declining Mughal Empire, the lack of strong central leadership, and the rivalry between the regional kingdoms of India created a suitable situation for them. They devised three principal methods to colonize India and establish unrivaled mastery over the land. So देखिए अभी इन्होंने किया क्या, जो ब्रिटिशर्स भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जल्द ही बहुत सारा पैसा बनाया, बहुत सारा लाभ कमाया, बहुत संपत्ति, बहुत धन दौलत उनके देश ने हमारे देश से कमाई, ठीक है. बट द इमेंस वेल्थ ऑफ द लैंड एंड विक्ट्रीज ओवर द अदर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज मेड देम ग्रीडी फॉर मोर. लेकिन जितनी ज़्यादा उन्होंने वेल्थ कमाई, जितना ज़्यादा वो अमीर हुए, उतना ज़्यादा वो लालची भी होते गए. उन्होंने बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को तो हरा ही दिया, लेकिन फिर भी उनका जो लालच है वो कहीं तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है. उनका लालच तो बढ़ता ही जा रहा था. आगे देखिए, दे नाउ सॉट फॉर टू कॉलोनाइज इंडिया. उन्होंने भारत को भी कॉलोनाइज करने का निर्णय लिया कि भाई भारत पर भी अपना अधिकार करना है. उस समय मुग़ल एम्पायर कमज़ोर हो चुका था. द लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप, और क्योंकि कोई मुख्य धारा का लीडर नहीं था. मुख्य धारा का लीडर से आई मीन टू से कि सेंट्रल कोई लीडर जिसके साथ पूरा देश एक हो सके. मैंने बताया छोटे छोटे साम्राज्य तो बहुत थे, ठीक है, लेकिन एक बड़ा साम्राज्य, एक देश के रूप में हम कभी रहे ही नहीं. भारत अगर भारत के रूप में लड़ता ना तो कोई भी इन्वेडर भारत पर कब्जा नहीं कर पाता. लेकिन भारत लड़ा किस रूप में? भारत झांसी के रूप में लड़ा, या भारत आप देख लें राज्यों के रूप में लड़ा. राजपूत लड़ते थे, मराठा लड़ते थे, लेकिन कभी भारतीय तो लड़ा ही नहीं. अब भारतीय लड़ेगा नहीं तो भारत जीतेगा कैसे? तो दिस वाज द मेन प्रॉब्लम कि हम लोग यूनाइट नहीं थे, हम लोग एक नहीं थे, ठीक है. तो वी सॉ दैट द ब्रिटिश अराइव. तो वही मैंने बताया कि मुग़ल एम्पायर कमज़ोर हो गया था, सेंट्रल लीडरशिप थी नहीं, and the rivalry between the regional kingdom of India created a suitable situation for them. और जो रीजनल किंगडम थे आपस में होड़ लगी रहती थी अपना अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, तो उनके बीच में लड़ाइयाँ लगी रहती थी, तो वो अलग प्रॉब्लम थी. They devised three principal methods to colonize India and establish unrivaled mastery over the land. उन्होंने क्या किया? उन्होंने तीन सिद्धांतों पे काम किया टू कॉलोनाइज इंडिया, इंडिया को कॉलोनाइज करने के लिए, एंड स्टेबलाइज्ड अनराइवल्ड मैस्ट्री ओवर द लैंड. और उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे जो भारत की भूखंड था उस पर अपना अधिकार काबिज कर लिया. और ये मेथड क्या थे? डायरेक्ट वॉरफेयर, युद्ध का सिद्धांत उन्होंने अपनाया. सब्सिडारी अलायंस, मतलब जो राजा थे उनसे वो अलायंस करते थे, ठीक है, और उनको क्या करते थे कि भाई उनसे कह देते थे कि आप हमारे छत्र छाया में राज करो, ठीक है, हम आपको प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे, और या आपको आपके राज्य में अगर कोई हमला करेगा तो हम आपको क्या करेंगे? हम आपको बचाएंगे, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे. ऐसे अलायंस कर लेते थे, ठीक है, ताकि दुश्मन देश, राजा लोग भी राज़ी हो जाते थे, ताकि वो जानते थे दुश्मन देश उन पर हमला नहीं कर पाएगा, अंग्रेज़ उनकी मदद करेंगे. और ये सेम शर्तें वो दूसरी पार्टी को भी रखते थे, ठीक है. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है? मतलब अगर किसी राजा की संतान नहीं है तो गोद नहीं ले सकता लोगों को. जैसा कि आपने झांसी की रानी के बारे में पढ़ा था कि अगर उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया कि भाई गोद नहीं ले सकते हो, जो गोद लिया पुत्र होगा वो राज्य का अधिकारी नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कानून उन्होंने बना दिया था. तो भी एक एक के बारे में अच्छे से समझते हैं. डायरेक्ट वॉरफेयर. इन देयर परस्यूट ऑफ कॉलोनाइजिंग द कंट्री, the British encountered resistance from many of the region rulers in India. This led to a series of direct wars. The Battle of Plassey. अब देखिए लड़ाइयाँ हुई, भारत के रूलर्स जो अंग्रेज़ों से डरे नहीं, या फिर अंग्रेज़ों की जिन्होंने बात नहीं मानी, उनके खिलाफ अंग्रेज़ों ने क्या किया? डायरेक्ट वॉर का सिद्धांत अपनाया, लड़ाइयाँ लड़ी. 1757 द बैटल ऑफ प्लासी. देखिए इस बैटल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है. फिर बैटल ऑफ बक्सर है, और फिर मराठा वॉर्स है. तो मैं ये पूरी बैटल पढ़ूंगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा. देखिए, जो बंगाल वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंसेस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर. द ईस्ट इंडिया कंपनी
द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी obtained the right to conduct trade in Bengal without paying any custom duties from the Mughal emperor. Farrukh Siyar, they exercised this right through trade permits called dustaks. However, the official of the company began to misuse the dustaks. अभी देखिए, जो ट्रेडिंग के लिए परमिट दिया जाता था उसका नाम दस्तक था, ठीक है। तो अब जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या किया, हाउएवर द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगन टू मिसयूज, लेकिन जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या किया, प्राइवेट गेन, अपने पर्सनल गेन के लिए इस परमिट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो कंपनी के ऑफिसर्स थे वो भी व्यापार करने लगे प्राइवेटली, जबकि परमिट ऐसी इजाज़त नहीं देता था, ठीक है। और साथ ही साथ वो लोग मुगल एम्परर को कोई कस्टम ड्यूटी भी पे नहीं कर रहे थे। बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कमर्शियल सेंटर था, बंदरगाह भी वहाँ पे बहुत बड़े थे जो व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है। तो द कंपनी ऑल्सो बिगिन टू फोर्टिफाई इट्स ट्रेडिंग बेस इन कलकत्ता विच लेटर बिकेम फोर्ट विलियम अलवर्डी खान द नवाब ऑफ बंगाल। जो कलकत्ता में उन्होंने क्या किया, ट्रेडिंग बेस बनाया जिसे विच लेटर बिकम फोर्ट विलियम, जो फोर्ट विलियम बाद में बन गया। सो अलीवर्दी खान, ओके, जस्ट अ सेक, हाँ, अलीवर्दी खान द नवाब ऑफ बंगाल ट्राइड टू स्टॉप द ब्रिटिश फ्रॉम मिस यूजिंग द dustaks. His grandson and successor Sirajuddaulah also asked the British to take down the fortification. जो उनके ग्रैंडसन थे सिराजुद्दौला, उन्होंने ब्रिटिशर्स को जो किलेबंदी कर रहे थे, वहाँ पे जो किले का निर्माण कर रहे थे बिना राजाओं की परमिशन के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे, सिराजुद्दौला ने उसे इग्नोर किया, मना किया ऐसा करने से। तो व्हेन दे रिफ्यूज्ड ही अटैक्ड एंड ऑक्यूपाइड द फोर्ट इन 1756। और जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया तो क्या हुआ, उन्होंने अटैक कर दिया। When they refused, he attacked and occupied the fort. जब मना कर दिया ब्रिटिशर्स ने, उनकी बात नहीं मानी, तो सिराजुद्दौला ने 1756 में अटैक करके उनके फोर्ट पे कब्जा कर लिया। However, Robert Clive, the commander of the British troops, soon managed to recapture Fort William in 1757. और जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने जल्द ही फोर्ट विलियम पर कब्जा करके उसे रिकैप्चर कर दिया। To consolidate British power further, Clive entered into a conspiracy with Mir Jafar, the commander-in-chief of the Nawab's army. When Clive and Sirajuddaulah met in the Battle of Plassey in 1757, Mir Jafar abandoned Sirajuddaulah, who was then forced to flee. The British won the battle. तो देखिए मीर जाफ़र ने क्या किया, गद्दारी की, किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ। अब जो ब्रिटिश पावर को कंसोलिडेट करने के लिए क्लाइव ने क्या किया, मीर जाफ़र जो कि नवाब की आर्मी का कमांडर इन चीफ था, उसको अपनी तरफ मिला लिया। और जब बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में, जहाँ पे क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना आमने सामने आई, तो मीर जाफ़र ने उनके साथ क्या किया, गद्दारी कर दी। अब जब मीर जाफ़र ने उनके साथ गद्दारी की तो वो भागने पर, तो फिर क्या हुआ, मजबूरी में फिर सिराजुद्दौला क्या करते, अगर कमांडर इन चीफ ही गद्दार निकले तो उन्हें हारना पड़ा। वो हारना पड़ा नहीं, मतलब मीन्स हार गए वो, तो ब्रिटिशर्स वो जंग जीत गए और बाद में मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। द बैटल ऑफ प्लासी पेव्ड द वे फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद, जो कि बंगाल बहुत ही समृद्ध राज्य था उस समय, उनको हरा देने के बाद, सिराजुद्दौला को हरा देने के बाद अब कुछ बचा ही नहीं उनके पास, ठीक है। तो जब उनके पास कुछ बचा ही नहीं और प्लस बंगाल जैसे समृद्ध राज्य पर जब उनका शासन हो गया, तब वो क्या कर सकते थे। अब ब्रिटिशर्स बहुत मजबूत हो गए थे, कहाँ पर, बंगाल में ही नहीं, भारत में, क्योंकि बंगाल भारत का सबसे समृद्ध सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था। क्लाइव वॉज मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल वाइल द नवाब्स ऑफ बंगाल बिकेम मेयर पपेट्स इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश। जो क्लाइव थे वो क्या बन गए, बंगाल के नवाब बन गए। और जो क्लाइव थे उस समय बंगाल के, क्लाइव वॉज मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल, नवाब नहीं, बंगाल का गवर्नर बना दिया गया रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये मैं पूछूंगा, ठीक है। तो क्लाइव कौन थे, बंगाल के गवर्नर बना दिए गए। कब बनाए गए, प्लासी के युद्ध के बाद, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी के बाद।
और जो वहाँ के जितने भी नवाब बाद में बने सिराजुद्दौला के बाद, वो सारे के सारे इनके हाथ की कठपुतली ही रहे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के हाथ की। जस्ट अ सेक। सो देखिए, सो क्लास 8, आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप आपको पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी पॉइंट में अगर आपको समझ में नहीं आता है, देन यू कैन आस्क मी द डाउट सेक्शन ऑफ स्कूल लॉग ऐप। ओके, थैंक यू।